वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मॉनसून का मौसम उस तरह से ख़त्म तो हो गया है, लेकिन जहाँ गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो गर्मी से कुछ राहत हमें कुछ लोगों को मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती। वहीं पे आप देखें कि पसीना, फिर बारिश का पानी और फिर जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें आपके जिल्द के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस मौसम में जो अभी चल रहा है उसमें फंगल इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं, ख़ारिश देख रहे हैं, दाने, एक्नी इस तरह से होना और फिर मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी स्किन पर हो जाना और काफ़ी ज़्यादा हो जाना। ख़ास तौर पर ज़्यादा नमी और पसीने की वजह से जिल्द को साफ़ और खुश्क रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। अब ऐसे में मेरा सवाल यही है कि इस पीरियड के दौरान अपनी जिल्द की हिफाजत आपने कैसे करनी है, कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, रोज़मर्रा की आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए और किन सूरतों में, किन अलामात पर आपने डॉक्टर से रुजू करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे पे हम बात भी करेंगे और आप भी हमारे साथ अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। और हमारे दोनों नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-890-1007। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं और वो आपको यहाँ पे हल भी बताएंगी। और हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारे मॉर्निंग शो पे भी आती है और हर जगह भी आप इनको देखते हैं। डॉक्टर अरमला जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मैंने अरमला हसन नहीं कहा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो गज़ल ने पूरी एक डिबेट का आगाज़ किया है आजकल के वेदर में, बीइंग डॉक्टर, बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट, आपके पास पेशेंट जब आते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ा बीमारियाँ लेके आते हैं जिनको आप ट्रीट करते हैं? एक तो उन्होंने बहुत अच्छा सा समराइज़ कर दिया कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। इसके अलावा चेहरे पे दाने, फोड़े, फिंसियाँ निकल आते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे, आपने देखा कि बारिश के पानी में खेल रहे होते हैं, जंप लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आके घर पे नहाते नहीं हैं, क्लीन नहीं होते, अपने उन्हीं कपड़ों में फिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। छोटा सा एक दाना बनेगा या खारिश शुरू होगी और उसके बाद वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं बच्चों को, और एक बच्चे से फिर ये बीमारी पूरे घर में बाकी बच्चों को भी लगने लग जाती है। दूसरी एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि आप जिल्द को अगर खुश्क नहीं रखेंगे तो, और गर्मी भी है, तो इस तरह के वेदर में ना फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ख़ास तौर पे पाँव की जो उंगलियां, उसके दरमियान में छोटा सा वाइट सा आपको लगेगा कि खारिश हुई है, सफ़ेद सफ़ेद सी स्किन उतर रही है, लेकिन वो एक्चुअली होता फंगल इन्फेक्शन है। और फिर वो पूरे पाँव को इन्वॉल्व कर लेता है, कभी कभी उसके साथ जो है वो पूरे जिस्म के ऊपर भी रिएक्शन आने लग जाता है, खारिश शुरू हो जाती है, जिसको हम एक रिएक्शन के तौर पे हाथों की जिल्द भी इफेक्ट होने लग जाती है। इसी तरह बच्चों को स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। उनके बाल, माएँ कंप्लेंट करती हैं आके कि ऐसे पूरा का पूरा एक सर्कल एरिया जहाँ से बाल उड़ गए हैं और छोटे छोटे जैसे काले काले से डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो माएँ परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं क्या चीज़ हुई है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, लेकिन वो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता है और वो स्टार्ट इसी रेनी सीज़न से हुआ होता है। समटाइम्स रेनी सीज़न में आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, लेकिन वो आपको सितंबर अक्टूबर में आके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को हमारे पास क्लिनिक में ला रहे होते हैं। इसी तरह से और अगर इन्फेक्शंस की बात करें, जो डायबिटिक्स हैं वो बड़े प्रोन होते हैं इस टाइम पे पाँव में इन्फेक्शन के लिए। इसलिए जब भी बाहर निकलते हैं, बारिश है, जूते गीले हो गए, सॉक्स पहनी हुई, फ़ौरन आके ड्राई करें और जूता चेंज करें। बल्कि उसको आपने धूप लगवानी है, अगर धूप निकली हो तो धूप लगवाएं, नहीं तो जूता चेंज करके कोई दूसरा जूता आप बाहर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जो फिर बड़े प्रॉब्लम से बचाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आपने बारिश की बात की, तो अभी तो 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन पिछले दिनों में धूप भी शदीद थी, हमने देखी, और गर्मी भी थी। तो उस सूरत हाल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी स्किन टैनिंग के हवाले से, स्किन टैन भी हो जाती है। तो फिर ऐसे में क्या कोई सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से रूटीन हो? बिल्कुल जी, सन ब्लॉक तो किसी सूरत में भी आपने छोड़ना नहीं है। ये तो वो एक चीज़ है जो सर्दी, गर्मी, बारिश, बहार, कोई भी वेदर हो, इवन अगर आप इंडोर भी बैठे हुए तो सन ब्लॉक तो लगाना है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। अब सन प्रोटेक्शन, क्योंकि ख़ास तौर पे गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है, बाहर अगर आप निकलते हैं टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सन ब्लॉक से गुजारा नहीं होता, मॉइस्चराइज भी करना पड़ता है। और मॉइस्चराइज़र के अंदर लोग बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ऑयली मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं गर्मी में, उसकी वजह से दाने निकलने लग जाते हैं, या फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें बहुत यूज़ करेंगे, मेकअप कॉस्मेटिक्स ऐसी यूज़ करेंगे जो कि पोर्स को ब्लॉक करेगी और उसकी वजह से फिर कंप्लेंट आने लग जाती है कि एक्नी होने लग गई है। इन्फेक्शंस के अलावा एक्नी बहुत ज़्यादा देखने में आती है।
तो एहतियात यही होती है कि मॉइस्चराइज़र भी लाइट वेट इस्तेमाल करें, जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं, वाटर बेस्ड लाइट जो मॉइस्चराइज़र्स हैं, वो मिस्ट होती है चेहरे के ऊपर, आप स्प्रे कर सकते हो जब आप बाहर निकलते हो, तो इससे ये होता है कि आप हाइड्रेट होते रहते हैं, फ्रेश होती रहती है आपकी स्किन। इसके अलावा सन ब्लॉक को 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद रिपीट करना होता है। सन ब्लॉक की जो टोटल लाइफ है, जितनी देर वो इफेक्टिव रहता है, वो 4 to 5 आवर्स होती है। अगर आप सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और आपने 7:30 सन ब्लॉक लगाया, तो अराउंड 11:30 12 आपको रिपीट करना चाहिए। मैं तो लोगों को यही समझाती हूँ कि अगर आप सुबह लगा के निकल गए हैं, तो आप अपनी जब जोहर की नमाज पढ़ें, तो उसमें आप उसको रीअप्लाई करें। अगर बहुत स्केड्यूल टाइम को आप बिल्कुल क्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी रूटीन के साथ उसको कर लेंगे। लाइक बच्चे अगर स्कूल गए, टीचर स्कूल गई हुई हैं, तो वो ब्रेक के टाइम पर उसको एक दफ़ा दोबारा रिप्लाई ये कॉन्सेप्ट है। बल्कि इवन कल ही मैं किसी के साथ बैठी हुई और मैंने कोई बात की, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि फेस वॉश तो बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आप मतलब बाहर जाते हो, वापस घर आते हो, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं कि अब ये ना हो ना कि आपने फेस वॉश सामने रखा हुआ और दोनों की बात जो है, मेरी बात सुने। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस आ रहे हो, तब तो आपने फेस वॉश करना है जी। फिर आप कहीं बाहर गए हो, वापस आए हो, अगेन तो आप करेंगे ना। तो इतना तो लिमिट होनी चाहिए। जी देखिए, बट शी सेड कि नहीं, इतना भी नहीं होना इतना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनजर्स होते हैं ना, या जो स्ट्रॉन्ग किस्म के एक्सफोलिएंट्स होते हैं, उसको आप कम यूज़ करते हैं। उसमें हम बताते हैं कि आपने इसको वीक में 2 दफ़ा या वीक में 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। लेकिन एक होते हैं जो डेली रूटीन के आपके फेस वॉशेस हैं या फेस क्लेंजर्स हैं, उसको तो आप जिस तरह बता रही हैं कि अगर आपने सुबह चेहरा धोया है और वापस आए हैं पोल्यूशन से, एनवायरमेंटल सारा एक डस्ट पड़ी हुई है, तो आप साफ करते हैं। कर सकते हैं। सही। अनुला, हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद सलमान साहब इस्लामाबाद से। सलमान, सवाल कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे डॉक्टर साहब सवाल ये है कि अक्सर कभी जैसे ऑयली, आजकल बारिशों का जो सीजन है, स्किन अगर मेरी ऑयली हो जाए और कुछ देर हो जाए मुंह ना धो पाऊं मैं, तो नाक के आसपास मतलब लेफ्ट और राइट पे ना छोटे छोटे आप पिंपल के लिए दाने के वो हो जाते हैं जो तकलीफ आ जाए, चले वो भले जाते हैं 1 आध दिन में, लेकिन बिल्कुल नोज के लेफ्ट पे राइट पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के वो हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसका क्या? ठीक, गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा देखिए जी, एक तो इन्होंने बताया कि मेरी स्किन ऑयली है, तो सबसे पहले अपनी कंप्लेंट तो उन्होंने बता दी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ऑयली स्किन का है। अभी अगर ऑयली स्किन होगी तो 2-3 चीज़ें कॉमनली होती हैं। एक तो एक्नी, लेकिन एक्नी इस तरह कम एंड गो वाली चीज़ नहीं है कि नाक के साइड पे ही हुई और उसके बाद चली गई। वो फिर पूरी स्किन को, लाइक आपकी चीक्स को भी इफेक्ट कर रही होगी, फोरहेड को भी इफेक्ट कर रही होगी। तो आप एक दफ़ा दिखा लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट को। दूसरी चीज़ सेबोरिक एक्जिमा होता है, जो कि यहाँ नाक के कॉर्नर्स के ऊपर बड़ा कॉमनली मेल्स में, ये जो नाक के कॉर्नर्स होते हैं और ये जो आपकी लाफ लाइंस होती हैं, बियर्ड एरिया होता है, इसमें बहुत कॉमनली इफेक्ट करता है। और इसी तरह 2-3 दिन फ्लेयर होके फिर वो सबसाइड कर जाता है। किसी कोई इन्होंने कोई क्रीम लगानी होगी, कुछ भी करेंगे तो उससे ज़रा वो साफ़ हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, स्किन एक्सफोलिएट होकर बेहतर हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ें, ये जो एक्नी और सेबोरिक एक्जिमा होता है, ये साइड बाय साइड ऑयली स्किन पे चल रहा होता है, ख़ास तौर पे मेल्स में जो बियर्ड एरिया के पास, मुस्टैश के पास। तो इनको हम एक दफ़ा अगर देख लें, तो अगर आप रब्ता कर सकते हैं तो ज़रूर दिखा लें। और इसको बड़ा आसान सा क्योर होता है। इसकी बेसिक सी एक क्रीम्स होती हैं, एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, हमारे पास शैम्पूज़ होते हैं, फेस वॉशेज़ होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो इस चीज़ को बड़े आसानी से इसको सॉल्व अच्छा, करते हैं। डॉक्टर साहब, जो एंड पे आपने कहा ना कि ये दिखा लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि जिस तरह गज़ल ने भी सवाल किए, मैंने भी सवाल किए, आपने कुछ चीज़ बता दी, मतलब आप डॉक्टर नहीं है, वैसे ही आप कोई कज़न है, आपके मामू की बेटी है, आपको चाचू की बेटी है, आपकी स्किन पे एक चीज़ अच्छी लग रही थी, तो वो गज़ल ने भी स्टार्ट कर दी, मैंने भी स्टार्ट कर दी, घर वालों ने स्टार्ट कर दी। ये एक बड़ा ओवर द काउंटर जो अच्छा, एक कॉलर रिजवाना ने हमें ज्वाइन किया है, रिजवाना रावलपिंडी से। जी रिजवाना, आपका क्या सवाल है? मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि जो स्किन पे जो मोल्स बन जाते हैं ना, ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? मोल्स बन जाना। देखिए जी, मोल्स की 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि जेनेटिकली मोल्स बनते हैं, आपके फैमिली में मोल्स होते हैं, कई लोगों को वैसे होते हैं छोटे मोटे तिल। अब जैसा मेरे भी चेहरे पे तिल हैं, आपके भी चेहरे पे तिल है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वो फ्रेकल की बात कर रही हैं, जो छोटे छोटे सन स्पॉट्स होते हैं ब्राउन कलर के, ढेर सारे आपके चीक्स पे स्टार्ट होते हैं, नोज के पास, तो वो सूरज की शॉम की वजह से बन रहे होते हैं। हीट की वजह से, सूरज की रोशनी और सन प्रोटेक्शन अगर आपने नहीं की हुई है, तो वो छोटे छोटे मेलानिन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी क्रीम्स भी होती हैं जिससे ये फेड हो जाते हैं। सन ब्लॉक लगाना मस्ट है, और इसके अलावा लेज़र से भी इसको आप ट्रीट कर सकते हो। लेज़र से ये बिल्कुल ब्लीच आउट होकर ख़त्म हो जाते हैं, और या फिर हम
स्किन को रीसर्फेस कर देते हैं, तो ये मुकम्मल ऊपर से वो वाली स्किन उतर जाती है जिसके ऊपर फ्रेकल्स आए हुए होते हैं। तो वही बात है अगेन, जैसे आपने कहा था कि दिखाना ज़रूरी होता है। देखिए जी, डर्मेटोलॉजी जो है ना, उस हवाले से तो आप स्किन बताइए। स्किन एक ऐसा हमारी स्पेशलिटी है जिसमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ खारिश या सुर्खी या रैश यही चीज़ है, और वो स्टार्टिंग फ्रॉम कोई इन्फेक्शन या कोई वायरल रैश से लेकर तो फिर SLE तक, जो सिस्टेमिक आपके लूपस बीमारियां हैं, वहाँ तक यही कंप्लेंट्स होती हैं, रैश, खारिश, सुर्खी, इरिटेशन। सो आई हैव टू सी, मतलब कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट होगा तो उसकी रिक्वेस्ट होगी कि आप मुझे दिखाएं यहाँ पे। नहीं तो कम से कम हमारे पेशेंट्स ये करते हैं कि मैं प्रॉपर फोटोज या प्रॉपर एक वीडियो बना के भेजते हैं, उससे हमें अंदाजा होता है कि ये क्या चीज़ असल में है। मसला क्या है, क्योंकि जाहिर है उसको पहले आप देखेंगे, उसके बाद ही उसका इलाज होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना आजकल बड़ा मैंने देखा है कि अच्छा, सनम इस्लामाबाद से हमें उनकी कॉल है। जी सनम, क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी ना डार्क सर्कल्स बहुत हैं आईज के नीचे ना। सही। ठीक है जी। सनम की एज क्या है, अगर हमें पता चल जाए? सनम, आपकी एज क्या? 25। अच्छा, सनम तो यंग लड़की हैं, और इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है ना डार्क सर्कल्स का, उसमें 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो जो आंख की स्किन है वो सबसे थिन है, सबसे पतली स्किन है आंख के नीचे। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं होती हैं, बहुत जल्दी हाइड्रेशन यहाँ पे स्किन लूज कर जाती है। और इसके अलावा आप ब्लिंक कर रहे हैं पूरा दिन, आपका ये वाला जो पोर्शन है ना सबसे ज़्यादा काम कर रहा है बॉडी में से, आपके जो चेहरा है उसमें सबसे ज़्यादा आप ब्लिंकिंग कर रहे हो। तकरीबन 23,000 से लेके 28,000 टाइम्स आप ब्लिंक करते हैं पूरे 24 आवर्स के अंदर। और प्लस यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपने ज़रा सी खारिश की, ज़रा सी ज़ोर से मला तो वो बर्स्ट होती हैं, उसमें ब्लड वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से आंखें टायर्ड लगती हैं, डार्क सर्कल्स लगते हैं, आपको आयरन डेफिशिएंसी, आपकी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। तो मल्टीपल और नींद भी पूरी ना होना, ये भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब 25 साल की हैं तो हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स में हो, मदर को भी डार्क सर्कल हो या फादर की साइड पे फैमिली में भी डार्क सर्कल्स हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि सन ब्लॉक, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, आई प्रोटेक्शन, सन ग्लासेस पहन के बाहर जाएं। फिर उसके बाद कैफीन बेस्ड आई सिरम्स बहुत अच्छे मिलते हैं। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, विटामिन C बेस्ड और कैफीन होती है, सेरामाइड्स डले होते हैं, तो ये मॉइस्चर भी देंगे, ब्लड वेसल्स को भी स्टेबलाइज करेंगे, और इसके अलावा उसका वहाँ पे जो पिगमेंट है उसको भी क्लियर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोसीजर्स हैं, मीजोथेरेपी है, PDRN है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वो आप इंजेक्ट करते हो तो रिपेयर बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। सो देयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो हम ऑफर कर सकते हैं। सही। इस वक्त हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, राहिला, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी उम्र 50 साल है जी। और मेरी स्किन बाकी ठीक है। मेरी स्किन पे आप यकीन कीजिए कोई फाइन लाइंस भी इस तरह से नहीं बनी हुई माशाल्लाह से, माशाल्लाह। रिंकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर डार्क सर्कल का भी जिक्र हो रहा था तो मुझे एक्सट्रीमली बुरे वाले डार्क सर्कल थे, खासतौर पे आंख का जो नीचे वाला हिस्सा है ना कुछ सेंटीमीटर का, वो बिल्कुल ब्लैकिश सा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कोई ट्रीटमेंट लूँ या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करूँ या कोई क्रीम वगैरह? सही जी, मैंने अभी जो पुरानी कॉलर थी उनके कॉल को जब ख़त्म किया तो उसके बाद मैंने वो पूरी ट्रीटमेंट लिस्ट आपको बताई है कि एक बेसिक केयर है, जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको देखना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर आपके डार्क सर्कल्स बचपन से मतलब छोटी एज से हैं, जिस तरह अभी पुरानी जो कॉलर थी वो 25 ईयर्स की थी और ये वाली जो लेडी हैं ये 50 ईयर्स की हैं, तो दोनों एजेस के अंदर हमने डार्क सर्कल्स देखे हैं। तो इसमें हम तमाम अपनी पहले वर्कअप करेंगे कि कोई डेफिशिएंसीज, बाकी सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद जो हम इनको ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकते हैं वो लेज़र्स, क्रीम्स, सिरम्स, जो सिरम्स मैंने बताया आपको विटामिन K बेस्ड, कैफीन बेस्ड, सेरामाइड बेस्ड, विटामिन C बेस्ड जो सिरम्स होते हैं स्पेसिफिकली आई के, तो वो हम इनको ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का पहले भी जिक्र किया, PRP बहुत अच्छा काम करती है डार्क सर्कल्स पे। आपका अपना ब्लड है, उसमें से हम प्लेटलेट्स निकालेंगे, प्लेटलेट्स में अल्लाह ताला ने रिपेयरिंग कुव्वत रखी होती है, रिपेयर करने की ग्रोथ फैक्टर्स रखे होते हैं, तो वो अगर हम आंख के नीचे इंजेक्ट करते हैं, आपका अपना ही ब्लड है, कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, तो आप उससे भी बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टेम सेल्स जो आपके फैट के अंदर मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं, तो फैट को लेके नैनो फैट में उसको कन्वर्ट करके आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और मुला जावेद हमारे साथ मौजूद है कि जाएगा नहीं।